अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर। हमने शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। फर्स्ट 2 हमने शॉर्ट क्वेश्चंस के निशान लगा लिए थे। आज हमारे पास है थर्ड है, व्हाई आर द डेंसिटीज ऑफ गैसेस लोअर देन दैट ऑफ लिक्विड्स। या आप लोगों को मैंने क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। आप लोग यूनिक नोट से भी कर सकते हैं, मैंने भी नोट से ही किए हैं, लेकिन ये है कि मैंने डिफरेंट जगह से मैंने किए हैं ताकि जो एक्यूरेट आंसर है आप लोगों को वो मिल जाए। लेकिन अगर आप यूनिक नोट्स आपके पास अवेलेबल है तो आप वहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर है, गैसेस हैव लोअर डेंसिटीज देन डेंसिटीज ऑफ लिक्विड्स, इट इज़ ड्यू टू द लाइट मास एंड मोर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैसेस। जैसे कि हम जानते हैं, हमने पढ़ा था जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। वो अगर हम उसको अगर हम किसी बीकर में डालते हैं, अगर हम सिंपल हमने किया था कि हम परफ्यूम है, हम एक रूम में परफ्यूम का स्प्रे करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ टाइम के बाद होता है हमें पूरे रूम से उसकी फ्रेगरेंस आना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके जो गैस पार्टिकल्स होते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो पूरे कमरे में फैलना शुरू हो जाते हैं। Another reason for the lower densities of a gas is negligible intermolecular forces among the gas molecules. गैस मॉलिक्यूल्स का हमने पढ़ा था कि गैस मॉलिक्यूल्स की जो इंटरमोलिकुलर स्पेसिस होती हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो एक दूसरे बहुत ज़्यादा होती हैं। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पे होते हैं, उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, वो मैस में लाइट होती हैं, इस वजह से इजीली डिफ्यूज़ कर जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, ना होने के बराबर होती हैं, क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं। On the other hand, liquid molecules are closely spaced and have strong intermolecular forces, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू गैस मॉलिक्यूल्स, लिक्विड मॉलिक्यूल्स में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, और इनकी जो स्पेस होती है एज़ कम्पेयर टू गैस मॉलिक्यूल्स, स्पेस भी लिक्विड में कम होती है। तो यही रीज़न है कि डेंसिटीज ऑफ गैस लोअर देन दैट ऑफ लिक्विड। होप सो आप लोगों को आंसर समझ आ गई, क्योंकि पिछले सारे चैप्टर में हमने यही चीज़ें डिस्कस की हैं, बार बार डिस्कस की हैं, आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय एवेपोरेशन, हाउ इट इज़ अफेक्टेड बाय सरफेस एरिया। पेज नंबर 84 और 85। सबसे पहले आपने एवेपोरेशन की डिफ़ाइन लिखनी है यहाँ से। The process of changing of a liquid into a gas phase is called evaporation. It is reverse of condensation in which a gas change into liquid. Evaporation is an endothermic process. Heat is absorbed. आप लोगों ने पहले यहाँ तक evaporation की डिफ़ाइन लिखनी है, यहाँ तक, ठीक है। ये लाइन आपने नहीं लिखेंगे अंदर, ये यहाँ से। उसके बाद आप यहाँ से लिखेंगे evaporation is an endothermic process, ये यहाँ तक। पहले आप लोग यहाँ से लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू अ गैस फेज इज कॉल्ड एवेपोरेशन। उसके बाद आप लिखेंगे एवेपोरेशन इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, हीट इज़ ऑब्जॉर्ब, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ कि इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया इन एवेपोरेशन, तो आप लोगों का ये फैक्टर्स में है सरफेस एरिया की हेडिंग। ये देखिए, आपने यहाँ पे पहले हेडिंग देनी है ऊपर, अफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑन एवेपोरेशन। उसके बाद आपने सरफेस एरिया यहाँ से लिखना है, एवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमिनन है, ग्रेटर इज़ सरफेस एरिया, ग्रेटर इज़ एवेपोरेशन एंड वाइस वर्सा, ठीक है। उन्होंने ये बताया हुआ कि जितना ज़्यादा हमारे पास सरफेस एरिया होगी, एवेपोरेशन का प्रोसेस है वो भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, 5 क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म एलोट्रोपी विद एग्जाम्पल्स। एलोट्रोपी मैंने आपको भी रिसेंट हमने पढ़ा है कि एलिमेंट का एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करना बट फिजिकल स्टेट सेम होनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं एलोट्रोपी। यहाँ से देखें, यहाँ से पहले आपने निशान लगाना है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म इन सेम फिजिकल स्टेट इज़ कॉल्ड एलोट्रोपी। पहले आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, ये डिफ़ाइन है। उसके बाद आपने एलोट्रोप्स लिखने हैं ऑक्सीजन के। एलोट्रोप्स यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि आपने एग्जांपल्स देनी है विद एग्जांपल्स, ठीक है। तो आपने एग्जांपल्स में क्या लिखना है, पहले आपने ये लिखना है यहाँ से, एलोट्रोप्स ऑफ ऑक्सीजन आर ऑक्सीजन एंड ओजोन, ठीक है। फॉर एग्जांपल की आपने हेडिंग देनी है। उसके बाद आपने एग्जांपल्स पे लिखना है यहाँ से लेके यहाँ तक, एलोट्रोप्स ऑफ ऑक्सीजन आर ऑक्सीजन एंड ओजोन। और सेकंड एग्जांपल आपने लिखनी है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट। बकी बॉल्स को आप काट दें, बकी बॉल्स की जगह आप लिख लें कोल, ठीक है। पहले आपके ओजोन के, इसकी जगह आप सल्फ़र की भी हेडिंग दे सकते हैं। अगर हम कहते हैं ना S8 की आप देते हैं तो आपने लिखनी है रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, दोनों फॉर्म लिखनी है कि एलोट्रोप्स ऑफ सल्फ़र S8 इज़ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक, ठीक है।
या आपने एलोट्रोपिक की डिफाइन लिखनी है और साथ आपने 2-3 एग्जांपल्स लिखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन, इन विच फॉर्म सल्फ़र एग्जिस्ट एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये आप लोग बुक पे जो लिखे हुए हैं इस पर मत जाइएगा, ठीक है, मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि बुक मेरी नहीं है। अच्छा, इन विच फॉर्म सल्फ़र एग्जिस्ट एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये भी मैंने आप लोगों का थोड़ा लिखा है कि ताकि 2 मार्क्स का आपका जो क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सके। यहाँ से देखिए, ट्रांजिशन टेम्परेचर, हाँ जी मैंने आपको ट्रांजिशन टेम्परेचर का बताया था। क्या होता है ट्रांजिशन टेम्परेचर? कोई ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें एलोट्रोप, एक एलोट्रोप दूसरे एलोट्रोप में चेंज हो जाता है, उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। जिससे हमने पढ़ा था रोम्बिक था 96 डिग्री सेल्सियस पे था, तो अगर इससे ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो क्या होता है वो मोनोक्लिनिक फॉर्म में चेंज हो जाता है। रोम्बिक भी एलोट्रोप थे सल्फ़र का और मोनोक्लिनिक है वो भी एलोट्रोप थे सल्फ़र की। लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया, हमने हीट उसको दी है, तो एक एलोट्रोपिक फॉर्म दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म में चेंज हो गई है। इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे वो चेंज होती है। देखिए इसका आंसर, ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सल्फर इज़ 96 डिग्री सेल्सियस। बिलो दिस टेम्परेचर रोम्बिक फॉर्म इज स्टेबल। इफ़ रोम्बिक फॉर्म इज़ हीटेड अबव 96 डिग्री सेल्सियस, इट्स मॉलिक्यूल्स रीअरेंज themselves टू गिव मोनोक्लिनिक फॉर्म, सो एट 100 डिग्री मोनोक्लिनिक फॉर्म एग्जिस्ट। उन्होंने पूछा हुआ कि अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पे सल्फ़र वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ज़ाहिरी सी बात है 100 डिग्री सेल्सियस पे वो मोनोक्लिनिक फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 96 डिग्री तक वो रोम्बिक फॉर्म में होता है। अगर हम रोम्बिक फॉर्म, अगर हमने इसको मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट करें तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर रेस कर देंगे। इवन 1 डिग्री भी हम टेम्परेचर रेस करते हैं तो वो मोनोक्लिनिक में बदल जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ 96, यहाँ पे 100 है, 96 से ज़्यादा टेम्परेचर है, तो जब 96 से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो सल्फ़र की स्टेट में एग्जिस्ट करेगा मोनोक्लिनिक में। होप्स आप लोग को ये आंसर समझ आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। हाँ जी, इसका भी थोड़ा मैंने लिखा है तो यहाँ से देख लीजिएगा आप लोग। पहले मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दूँ, हमने क्या पढ़ा था एवेपोरेशन का, कि अगर आप लोगों को याद हो हमने एवेपोरेशन पढ़ा था यहाँ पे। हाँ जी, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस फेज इज कॉल्ड एवेपोरेशन। सिंपल हमने बताया कि लिक्विड का गैस फेज में चेंज होना उसे हम कहते हैं एवेपोरेशन, ठीक है। गैस फेज में करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हीट प्रोवाइड करते हैं। एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, इसमें हीट अब्जॉर्ब होती है। मॉलिक्यूल्स हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक बीकर है, बीकर में अगर हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास इस तरह बीकर है, ठीक है, बीकर्स के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे हम इसको हीट देते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर जाती है। मॉलिक्यूल्स की जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करना शुरू हो जाती है तो वो क्या होते हैं, आपस में कोलाइन करना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जब कोलाइन करना स्टार्ट हो जाते हैं तो ये किस पे भी प्रेशर लगाते हैं, ये इर्द गिर्द बीकर पे भी प्रेशर लगाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जब हम इसकी हीट मज़ीद बढ़ाते जाते हैं तो ये क्या करते हैं, एवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, बॉइलिंग पॉइंट का भी हमने फिनोमेना थोड़ा इस तरह ही पढ़ा था, लेकिन थोड़ा डिफरेंस उसमें क्या था कि हमने पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट में कि हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर जाती है। मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करने से क्या होता है, इनकी कोलाइन तेज़ हो जाती है। उसके बाद क्या करते हैं कि हमने पढ़ा था 2 तरह के प्रेशर है उस पर, एक वेपर प्रेशर और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने पढ़ा था, ठीक है। हमने ये चीज़ पढ़ी थी, यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा था, यहाँ पर ये है, ठीक है, इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, ठीक है, लिक्विड है हमारे पास। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक हमारे पास वेपर प्रेशर है और एक हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हमने पढ़ा था कि हम इसको हीट करते जाते हैं तो क्या होता है, वेपर प्रेशर बनते हैं। जो वेपर्स बनते हैं, एक प्रेशर हमारे पास वेपर प्रेशर का होता है और दूसरा प्रेशर हमारे पास किसका होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। वेपर प्रेशर की कोशिश होती है कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाए और उसको अपने ऊपर दबाव ना आने दे, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ये कोशिश होती है कि वेपर प्रेशर को बाहर ना आने दे, ठीक है। उन्होंने कहा कि जब हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि जब हम मज़ीद हीट अप्लाई करते जाते हैं तो क्या होता है, एक टाइम इस तरह का आता है कि वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। उस पॉइंट को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो एवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट में इनवर्स रिलेशन होता है, क्योंकि एवेपोरेशन का सिंपल फिनोमिनन है, सिंपल सा इसमें है, कोई भी चीज़ नहीं है, सिर्फ लिक्विड को हमने हीट करना है और वेपर्स बनना शुरू हो गए, इसमें ज़्यादा हीट नहीं लगती, ठीक है। सिंपल हमने इसको हीट करना है और साथ ही वेपर्स बनना शुरू हो गए हैं।
लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में हम क्या करते हैं, हम इसको हमें मज़ीद हीट करनी पड़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा हम हीट करते हैं। क्यों हम हीट करते हैं? क्योंकि इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हमने इसको इक्वल करना होता है। जबकि एवेपोरेशन की हम बात करते हैं तो एवेपोरेशन में कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम पे नहीं होता, हमने सिंपल हीट अप करना लिक्विड को और वो सिंपल एवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ा था कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे वेपर प्रेशर जो है वो इक्वल होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उस पॉइंट को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि एवेपोरेशन में हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें चाहिए, जिसकी वजह से हमें मज़ीद हीट लगानी पड़ती है। ठीक है, एवेपोरेशन में ज़्यादा हीट दरकार नहीं होती, सिंपल इसको हमने हीट किया और वेपर्स बनना शुरू हो गई है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या है, मज़ीद हमें हीट अप्लाई करनी पड़ती है, मज़ीद हम हीट अप्लाई करते हैं ताकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए, और उसके बाद हम मज़ीद हीट अप्लाई करते हैं ताकि इनके आपस में जो बॉन्डिंग है वो भी वीक होना शुरू हो जाए। आइए हम देखते हैं यहाँ से इसका आंसर। बॉइलिंग पॉइंट एंड एवेपोरेशन हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप, दैट इज़ द हायर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस द लोअर इज़ द रेट ऑफ इट्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लिक्विड टू गैस या एवेपोरेशन। ठीक है, इफ़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड is high, its evaporation slow because intermolecular forces are high in liquid which have high boiling points. If boiling points is low then evaporation is high. उन्होंने कहा है कि अगर हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करते हैं तो जो एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लिक्विड में होती हैं, लेकिन हम हीट करते हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं और इजीली जो है मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इन केस बॉइलिंग पॉइंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, हम हीट भी अप्लाई करते हैं तो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करता है और वो वॉल्स पे प्रेशर लगाना शुरू कर देता है। लेकिन वॉल्स पे जब प्रेशर लगाना हमें कोई फ़ायदा नहीं होना, हमें कब फ़ायदा होना है, जब हमने वेपर प्रेशर को हमने इक्वल करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है, याद रखिएगा कि एवेपोरेशन के प्रोसेस में हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं चाहिए होता। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस यही है कि एवेपोरेशन में हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं चाहिए होता, हमने सिंपल एक फिनोमिनन है कि हमने इसको बस हीट किया और वो एवेपोरेट हो गई। लेकिन एटमॉस्फेयर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की जहाँ पे बात करते हैं तो हमने इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करना होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इसमें वो स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि प्रेशर जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ लग रहा होता है और कोशिश करते हैं कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्रॉस कर जाए। ठीक है, आप लोग होप्स आप लोग को ये क्वेश्चन आंसर्स आप लोग समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आएगा, कोई भी पॉइंट कोई चीज़ नहीं क्लियर होगी तो आप लाजमी पूछिएगा। ठीक है, अगर आपके पास यूनिक नोट्स अवेलेबल हैं तो आप यूनिक नोट से भी इसका आंसर कर सकते हैं। अगर वहाँ पे आपको ज़्यादा इजी वे में मिल रहा है तो आप उसको इजी तरीके से वहीं से कर लें। ठीक है, ये ज़रा थोड़ा लेंथी हो गया है, वैसे तो 2 मार्क्स का ये इनफ है, लेकिन अगर आपको यूनिक नोट्स में इससे बेहतर आंसर मिल रहा है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको पॉइंट नहीं क्लियर, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा तो आपने लाजमी पूछना। हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है वो ऐसे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसको आपने अपने असाइनमेंट में लिखने हैं। ठीक है, ये आपके असाइनमेंट है, आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर सब उतारने हैं अपनी कॉपी पे, और एक ट्रांजिशन टेम्परेचर था वो भी आपने उतारना है। ठीक है, मैं बार बार एक ही चीज़ क्लियर कर रही हूँ कि आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ आएगा तो आपने लाजमी पूछना है। ठीक है, अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को न्यूमेरिकल्स हम स्टार्ट करेंगे इसके। ठीक है, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।